नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आपके समक्ष फिर से हाजिर हूं आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं बहुत खास शख्स से। और आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो बहुत खास इसलिए हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी से आते हैं और कार सेवा से अपना करियर शुरू किया था। कार जब 1992 में वो काम हुआ था तो उसमें कार सेवा के रूप में आपने शिरकत किया था और अब मंत्री बनाए गए हैं, 2 बार के विधायक हैं। स्टाम्प एवं निबंधन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, यानी कि पूरा विभाग आपके पास में है। और हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कि कैसा रहा उनका राजनीतिक करियर, कैसा काशी को उन्होंने सिंगापुर बनाने की बात की है, वो कैसे अभी तक कितना काम वहाँ पर हो सका है और आपके विभाग में कितने काम हुए उस पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बधाई आपको, अंत में आप मंत्री बनी गए। एक्सपेंशन जब हुआ तो आपको मंत्री बनाया गया। बहुत नाराज़गी थी क्योंकि आपको लगता था आपने काम बहुत किया लेकिन इनाम नहीं मिला। नहीं प्रदीप, ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल को इनाम माना जाए। मंत्रिमंडल हो चाहे विधायक हो, एक सेवा है और उस सेवा में आपको अलग अलग फोरम मिलती है, उस फोरम पर आपको काम करना पड़ता है। बहुत शानदार बात यह कि आपने कार सेवा जब हुई थी 1992 में वहाँ शिरकत किया था। कैसा था माहौल उस समय का और अब मंदिर बनने जा रहा तो कितनी संतुष्टि है आप? मैं उसको ऐसे बताऊं कि अभी मैं पिछले महीने अपने विधानसभा के 1200 लोगों के साथ मैं गया अयोध्या और 1200 लोगों को मैं बस से सबको लेकर गया और दर्शन किया। अंतर यह था कि 91 में जब मैं अयोध्या गया तो उस समय नारेबाजी कर रहा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, और मैं गली गली आगे आगे हम पीछे पीछे पुलिस हुआ करती थी। मतलब आगे आगे हम लोग और पीछे पीछे पुलिस खोजा करती थी। हम इस गली से उस गली भागा करते थे। फिर मैं अब गया हूँ पिछले महीने में तो 1200 के आसपास हमारे क्षेत्र की जनता थी, बुजुर्ग थे, महिलाएँ थी, हमारे कार्यकर्ता थे, उनको लेकर मैं गया अभी। तो अंतर यह था कि उस समय पुलिस पीछा करती थी, इस बार पुलिस पायलटिंग करके दर्शन कराई, पीछे चलती थी, दर्शन कराई। ये अंतर है। अब अंतर क्यों आया? ये अंतर यह है कि वह सरकार को थी और सरकार मंदिर निर्माण करने के विरोध कर रही थी तो पुलिस बेचारी हम सबका पकड़ती थी, जेल गए। वर्तमान सरकार आई तो तुष्टिकरण के खिलाफ आई और इस कारण से मंदिर बन रहा है। जब मंदिर बन रहा है तो पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है कि जो भी पूजा करने आएंगे उनको अच्छा दर्शन कराएंगे। जी नहीं, आपको व्यक्तिगत कितनी संतुष्टि है इस बात को लेकर के? सच्चाई है कि अगर हम बात करते हैं मंदिर की तो जो हम सब लोग नारेबाजी लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर ही बनाएंगे, सौगंध राम खाते हैं, मंदिर ही बनाएंगे। हमारे यहाँ का भारतीय परंपरा में सौगंध का बड़ा महत्व है। 2 भाइयों 2 पड़ोसी का झगड़ा हो जाए, अविश्वास की जाती है कि नहीं अब आपने कहा था, नहीं कहा था, दिया था, नहीं दिया था, तो कहता सौगंध खा लो, मान जाएंगे हम। गंगा की सौगंध खा लेते हैं। बिल्कुल। तो लाखों करोड़ों की बात को वो मान लेते हैं बिना प्रमाण के। तो भी बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी आस्था थी तो हम लोग को लगा मन में कि यार सौगंध राम खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। सौगंध खाया, कई बार मंदिर नहीं बना, बड़ा पाप चढ़ेगा। ये मन में था, पीड़ा थी। यानी धन है वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री माने मोदी जी, माने योगी जी ने, इनके कार्यकाल में कानून को विश्वास हुआ कि जो भी फैसला आएगा तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा। और शायद फैसला देने में लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रख कर दिया गया था और उस समय यह उनको विश्वास था कि फैसला चाहे जो रहेगा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो फैसला आया, मंदिर बनने जा रहा है। हम सबका सौगंध शायद जो बचपना का था, शायद वो बाल का था, शायद वो जज्बा का था, वो पूरा हो गया। नहीं, मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, आपको व्यक्तिगत कितनी संतुष्टि है? उन्होंने कहा कि अभी लगता है दुनिया में इससे बड़ा संतुष्टि और इससे बड़ा उपलब्धि मेरे जीवन का और कुछ नहीं हो सकता है। आपने मास्टर ऑफ लॉ किया, मास्टर ऑफ कॉमर्स किया, बड़ी पढ़ाई की आपने, वकील भी बन गए, होटल भी चला रहे हैं आप, स्कूल भी आपका है। आपको बिजनेसमैन कहें, एजुकेशनिस्ट कहें, व्यवसायी कहें, या आप तो राजनेता और मंत्री कह सकते हैं। मेरा मानना है कि राजनीति में ईमानदारी है और ईमानदारी के लिए या तो खेती करिए, या तो व्यापार करिए, या तो नौकरी करके करिए। नौकरी कोई हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, बिना जॉब किए आपका सोर्स ऑफ इनकम, बिना खेती किए, बिना व्यापार के राजनीति करेंगे तो आप बेईमानी करेंगे। आज नहीं कल बेईमान हो जाएंगे।
और मेरा मानना है कि स्वाभिमान के लिए आह्वान भी करता हूँ, खेती करते हुए भले हम खेती से 5,000 महीना कमाएंगे, लेकिन सम्मान से घर का तब राजनीति करेंगे तो राजनीति ईमानदारी रहेगी। और उसी कारण से मैंने लॉ किया, वकालत किया। वकालत करने के बाद फिर हमको लगा कि नहीं, हमको दिक्कत होगी वकालत करने, फुल टाइम नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग पूरी तरह से अपने को रखकर राजनीति में व्यापार हमारा परिवार के लोग करते हैं, आज भी व्यापार लोग करते हैं, और उस व्यापार के से मेरे परिवार के चलती है जीविका। राजनीति का न वेतन घर में जाता है न अन्न जाता है। करेंगे वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक बता दीजिए कि आप करें कि रवींद्र जायसवाल जी के विषय में ये कहा जाता है कि वो वचन के बहुत पक्के, जो कह देते हैं वो पूरा करते हैं। आपने पिताजी ने आपसे कहा कि राजनीति की कमाई घर पे ना लाना, आपने लाना बंद कर दिया। 2002 में जब मैं चुनाव लड़ा पहली बार विधानसभा का, तो मेरे पिताजी उस समय जीवित थे। तो बीजेपी की सरकार थी, राम प्रकाश जी गुप्ता मुख्यमंत्री थे। हमारी उम्र उसमें रहेगी 30 साल के आसपास। तो कुछ शहर के लोग चंदा लेके आए, जो चंदा ले हमको देने के लिए आए, भाजपा के प्रत्याशी, तो वो बड़े बड़े लोग शहर के थे। तो मेरे को लगा कि चंदा हमको देने आए हैं तो यह मुझको इनडायरेक्ट में खरीदते हैं। मैं इनका चंदा लिया नहीं कि विधायक बनने के बाद मुझसे ये अपेक्षाएँ कर देंगी, तो एक तरह से यह अंडर प्रेशर यह होता है। मैंने उनको लेने से मना कर दिया। अब मैंने पिताजी से कहा कि भाई ये सब इनडायरेक्ट में परचेज करने की चेष्टा होती है, और कहीं बिल्कुल मत देना चंदा। पैसा जितना सक्षम तुम्हारे घर में है उससे लड़ो, न शराब पिलाई जाएगी, न शराब बांटनी जानी चाहिए। यह एक वसूलों की राजनीति है, और थोड़ा बहुत जो सक्षम हम लोग हैं, अपने मित्र यार हैं, वो दे देंगे। अननोन व्यक्ति से चंदा नहीं लेना है। नहीं, आप अपनी सैलरी घर ले जाते नहीं हैं, तो आपका परिवार का पालन पोषण कैसे होता है? अब मैं चुनाव हार गया, सेकेंड टाइम मैं फिर हार गया। जब मैं 2012 में जाए तब तक हमारे पिताजी का देहांत हो चुका थे नहीं। तो मेरे को लगा कि पिताजी ने हमसे कहा था कि घर के अंदर राजनीति का पैसा मत लाना। तो राजनीति के पैसा से क्या आशय है, करप्शन से या मूल वेतन से भी? तो मेरे को लगा कि यह जवाब तो पिताजी को चले गए ऊपर। तो हमने संकल्प लिया कि एक पैसा मेरे घर के अंदर राजनीति के द्वारा अर्जित नहीं होगी, चाहे वो वेतन ही क्यों हो। तो उस संकल्प में अधिक हूँ, घर पर नहीं जाता है। अब आता है कि परिवार कहाँ चलेगा। हाँ, सवाल यही है ना कि जब आपकी सैलरी आप घर ले जाते नहीं है तो बच्चों का मेरा छोटा मोटा घर अपना कारोबार है, वो पिताजी के परंपरा चली आ रही है। मेरे परिवार के लोग बहुत बड़े एम्पायर खड़ा करने ना कल्पना करते हैं, ना अपेक्षा करते हैं। सादगी से जीवन जिसमें सम्मान के साथ हो सके, तो उसमें उस होटल व्यापार से परिवार के लोग संतुष्टि से जीविकोपार्जन करते हैं। नहीं, आपने इतना बड़ा काम किया लगातार 1991 से। आपके पिताजी भी संघ में कार्यसेवक थे, चुनाव वह भी लड़े थे जी। बड़े भाई भी संघ के दायित्व पर, छोटे भाई संघ के प्रचारक थे। तो पूरा यानी हम, अगर मेरा देखा जाए तो थर्ड जनरेशन संघ के लिए काम कर रहा है। नहीं, 3 जनरेशन से आप संघों में काम कर रहे हैं, और जब पहली और सरकार बनी तब आपको मंत्री नहीं बनाया गया था। कभी कभी क्या होता है, सीक्वेंस होता है राजनीति में। अब सीक्वेंस होता है तो जातिगत होता है, सामाजिक होता है, तो सामाजिक और जातिगत आधार पर ही सेट करना पड़ता है। तो उस कारण से लगा कि नहीं, ठीक है, बनारस में अलग अलग 8 विधानसभा है, 5 माननीय मोदी जी के क्षेत्र में है, तो वहाँ से कौन बनेगा, क्या हर समाज के हमें पूरा करना है, मैसेज देना है, हम केवल एक जाति विशेष के 1-2 लोग हो जाए, वो ठीक नहीं था। इस कारण से चलिए, अब तो काशी के 3 लाल हो गए हैं। हाँ। आप भी उसमें तीसरे हैं, बन गए हैं। तो पूरा काम देख रहे हैं काशी का। आपने कहा कि काशी को सिंगापुर बनाएंगे। आप जानते हैं कि काशी भगवान शिव की नगरी है। अघोषित, हम उसको कहते हैं अघोषित पूर्वांचल की कैपिटल कहा जाता है। यानी इधर गाजीपुर, गोरखपुर से लेकर के इधर मध्य प्रदेश और बिहार के लोग चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए काशी आते हैं, और वहीं पर आधारित है। लेकिन इसका विकास नहीं हो पाया। अब ये विकास न करने के पीछे जो कारण थी, जो पूर्व सरकार थी, वो सरकार तुष्टीकरण के नीति के कारण से काशी को उपेक्षा किया। बाबा भोले की नगरी है इसलिए उपेक्षा किया, माँ गंगा की नगरी इसलिए उपेक्षा किया, या हिंदू धर्म की घोषित कैपिटल कहा जाता है इसलिए उपेक्षा किया, क्योंकि उनको अलग अलग समुदाय का, विशेष समुदाय का वोट बैंक की लालच थी। उनको दिखाई पड़ रहा था रामपुर, उनको दिखाई पड़ रहा था अन्य शहर है, लेकिन यहाँ नहीं कर पा रहे थे। जब माननीय मोदी जी काशी आए, काशी आने के बाद जब उन्होंने यहाँ पहली बार सांसद बनने के बाद पूरे समीक्षा किया, बुलाया हम लोग को, तो बड़ा उनको दर्द था। काशी की इतनी उपेक्षा क्यों थी, कैसे था? संपूर्ण खाका बनाया गया। वहाँ जालों का
पर जंजाल था सड़कों पर। अगर आप चलेंगे ऊपर सड़क पर देखेंगे तो आपको मकान और आसमान के बजाय तार दिखाई पड़ते थे, लपटे झटके गिरे पड़े। तो हटाया। पूरी सड़कों में गंदगियाँ की भरमार थी, नगर निगम के पास कर्मचारी नहीं थे। तो इसका देख पूरा उन्होंने किया। आज करीब 26,000 करोड़ रुपये दिया गया। शहर की लंबाई नहीं बढ़ाई गई, यानी शहर की मात्र नगर निगम जो सीमा है वह 12 बाई 5 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर के रेडियस में। लखनऊ कम से कम होगा 150 के ऊपर नगरीय सीमा। तो उसका विस्तार किया जा रहा है। जब विस्तार किया जा रहा है तो हम लोगों ने तय किया जैसे नए शहर जब विकसित हो रही है तो रिंग रोड बन रहा है। रिंग रोड पर 5 रोडें को क्रॉस की जा रही हैं, तो उस 5वें रोड को जोड़ रहा है रिंग रोड से। अब रिंग रोड के पैरेलल शहर का जो बनारस का एक बड़ा हब है उद्योग का, पान की मंडी है, गोल्ड की मंडी है, साड़ी की मंडी है, वो सब गलियों के अंदर है। अब गलियों के अंदर बड़े बड़े कस्टमर या जाते हैं, ट्रक लेके जाते हैं खरीदने या बेचने के लिए, तो गली के अंदर बड़ा दिक्कत होती है। तो तय हुआ कि हम शहर के बाहर जो रिंग रोड हमारा है उसके पैरेलल हब डेवलप किया जाए। 1 किलोमीटर सड़कारों के लिए, 1 किलोमीटर पान प्रणाली के लिए, 1 किलोमीटर हमारे सुपारी वालों मंडी के लिए। वो तो सब ठीक है, आपने बहुत शानदार तरीके से किया, लेकिन उसको सिंगापुर बनाने का जो आपका सिंगापुर के तर्ज पर हमने देखा था कि मैं सिंगापुर में क्या चीज़ है। तो सिंगापुर ने 12 किलोमीटर लंबाई पर चौड़ाई पर उसने यही किया, सड़क के किनारे किनारे एक पैरेलल ग्रीन बेल्ट के पास सर्विस लेन के बाद उन्होंने जोन वाइज डिवाइस किया है। अब भाई हम बात करते हैं लखनऊ में गंज के अंदर अगर बना देंगे 15 तल्ले वाली मल्टीस्टोरी फ्लैट, ये गलत है। जो है कि खुलापन खत्म हो जाएगा। इसलिए जिसको बनाना हो 20 तल्ले के फ्लैट वो जगह जाए रिंग रोड पर, वो बनाए 20 के ऊपर 30 बनाए 40 बनाए, जहाँ पर चौड़ी रोड है। तो सिंगापुर का यही कॉन्सेप्ट है, उसने बना रखा है 100 तल्ले का बिल्डिंग, लेकिन शहर से थोड़ा हट करके। तो ये मतलब आप सिंगापुर का मॉडल वहाँ विकसित करना चाहते हैं। तो लेकिन वक्त एक ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और मित्रों, आप अपना टीवी स्क्रीन छोड़ करके कहीं ना जाइए, क्योंकि मंत्री जी तो उसको सिंगापुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जापान गए थे तो उसको क्योटो बनाने की बात कर रहे थे। तो दोनों में अंतर क्या है ये समझने की भी कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ आपके विभाग में जो काम हुए उसको भी तलाशने की और खंगालने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, आप तो सिंगापुर बना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब जापान गए थे तो उसको क्योटो बनाने की बात की जा रही थी। प्रदीप भाई, दोस्ती है कि आज हमारे आपके बच्चे, हमारा मतलब कि हमारा नहीं, समाज के बच्चे, हमारे बच्चे जब विदेश जाते हैं, विदेश से पढ़ते हैं, तो ये कहा करते हैं कि भाई अंकल वहाँ पर अमेरिका में ये है, जापान में ये, मेरे देश में ये है। तो मेरा देश में ये बच्चे क्यों कहेंगे, बच्चे कब कहेंगे कि मेरा देश में ऐसा है जो कहीं नहीं है। और इस तर्ज पर आप देख रहे हैं कि चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे कई श्रेणी में आज भारत विश्व की ओर आगे बढ़ रहा है। जापान का जो वह क्योटो शहर है वो पुराना शहर है, वह बनारस गंगा है, वहाँ आपको पसंद नहीं आया क्योटो? नहीं, मैं वहाँ पर पुरानी शहर है, काशी शहर पुरानी है, वहाँ नदी है, यहाँ गंगा है, वो गली है, यहाँ गली है। तो आखिर किस सिद्धांत के तहत तो क्योटो को डेवलप किया गया? जो भौगोलिक स्थिति काशी की है, गंगा है, नदी है, पक्की गलियां हैं और पुराने शहर हैं, सिस्टम को बिना ध्वस्त किए हुए कैसे डेवलप किया गया? यही सेम नेचर था क्योटो का। पुरानी शहर थी, नदी थी, गली थी, बिना ध्वस्त किए हुए डेवलप किया गया था उसको। तो हमारे प्रधानमंत्री थे कि क्योटो के तर्ज पर उन्होंने अपने प्राचीनता को तोड़ा नहीं, ध्वस्त नहीं किया, उसको बरकरार रखते हुए कैसे डेवलप मेंटेन किया, उसको मेंटेन किया, वहाँ धरोहर है। तो वह क्योटो के तर्ज पर यहाँ डेवलप किया जा रहा है। आज शहर की पूरे लगभग 12 गलियों को उसी तर्ज पर, वार्डों को डेवलप की जा रही है। उसी सिद्धांत पर एक वहाँ पर रुद्राक्ष नाम का बड़ा हॉल जो क्योटो ही बना रहा है, जो वहाँ के कॉर्पोरेशन है वो डेवलप कर रहा है उसका। हमारे पास सवाल, अब सिंगापुर पूरे देश का 92% जाते हैं टूरिस्ट। क्यों जाते हैं? छोटी सी टापू है, क्यों जाते हैं? तो मैं वहाँ गया, हमने अध्ययन किया, वो हरियाली, वो क्योटो बनेगा कि सिंगापुर बनेगा ये बता। हमने कहा कि दोनों बनना चाहिए। तो शहर के अंदर घनी आबादी क्योटो और आउटर में सिंगापुर तरह, तो दोनों का मिक्सचर होगा। घनी आबादी आउटर। आपने एक नई अवधारणा वहाँ पर प्रस्तुत कर दी, बहुत बढ़िया। अब आप ये बता दीजिए मुझे कि आपके विभाग में क्या, आपके लिए ये भी कहा जाता है कि आप किसी की परवाह नहीं करते, जो भी है सब। भ्रष्टाचार को लेकर के आपने अभियान छेड़ दिया, गड्ढे भरने की बात की गई थी, 100 दिन के अंदर नहीं भरे गए, आप खुद ही चले गए कुदाल लेकर के वहाँ पर। काशी में जिधर देखिए उधर पहले गड्ढा था,
आगे गड्ढा, पीछे गड्ढा, दाएं गड्ढा, बाएं गड्ढा। तो अभी भी पूरे अभी नहीं, अब गड्ढे में अंतर क्या हो गया कि अब हम गड्ढे को प्लानिंग करके खोद रहे हैं लाइन डालने के लिए, सीवर के लाइन डालने के लिए, पानी के लाइन डालने के लिए। हम गड्ढे खोद रहे हैं सीएनजी के लाइन डालने के लिए। पहले क्या था कि ना कोई लाइन था, केवल गड्ढा ही गड्ढा था। अब हमने उसको डाल रहे हैं। लगभग शहर का पूरी तरह से पाइप लाइन डाल करके लगभग 6 महीना और लगना है इसमें, तब हमारी सारी सर्विस शुरू हो जाएगी। जो इसका विकास नहीं था, सीवर जाम था, गड्ढे थे, वह अब हो रहा है व्यवस्थित। अब आपका एक बार मेरे आपसे आग्रह है और सभी से आपके माध्यम से अपील है कि एक बार आप काशी जब आएंगे तो आप खुद भी कहेंगे, हाँ एक बार आइए प्रदीप भाई, और आपके जो दर्शक हैं उनसे भी है कि एक बार काशी आइए और टहल के देखिए काशी में कितना बदलाव हुआ। एक और जल्दी से चीज़ बता दीजिए मुझे कि खुद प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में सेंध लगा दिया डूडा ने, देखिए, और आपने पकड़ करके उनके खिलाफ FIR करा दी। ये देखिए, ये जो सरकारी तंत्र में लोग हैं जी, वह नौकरी करने के लिए आए हैं, सरकार की परवाह नहीं करते। हम जैसे कार्यकर्ताओं का काम है कि उसको रोकना, जनता का काम है हमें बताना। और अगर ऐसे लोग अपराध कर रहे हैं तो उनको पकड़ना। चोर चोरी करेगा, उस भाग नहीं वो कर रहा है, चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस होती है, कार्यकर्ता और जनता होती है। तो चोरी हो रहा है तो हम लोग पकड़ भी रहे हैं उसको। नहीं तो डूडा में जो खेल चल रहा था पता कैसे चला आपको? बिना खिड़की लगाया, बिना दरवाजा लगाया, बिना प्लास्टर किए पूरा पैसा निकाल लिया है डूडा ने। पेमेंट हो गया जी, पेमेंट भी कर दिया गया, वहाँ चौखट लगाई नहीं है, पेमेंट हो गया है, मकान प्लास्टर हुआ नहीं, पेमेंट हो गया है। और इसमें भारी संख्या में पूर्व में लोग अधिकारी थे, वो जिम्मेदार थे। अब कार्रवाई कराया गया, वो जेल गए, FIR कराया गया। 5,000 करोड़ रुपये में सीवर की लाइन डाला गया था, वहाँ पर लाइन जुड़ा ही नहीं गया है। पानी टंकी डाली गई थी 2012 में, उस टंकी में बिना पानी डाले टंकी में पूरा रिस्क रहा है। तो ये चीज़ तो हुआ क्या? FIR दर्ज हुई? FIR हुई, 7 FIR हुए, उसमें 13 निलंबित किए गए, 2 लोग जेल गए हैं। अब वो अलग बात है कि उस कारण से जब तक कि इनकी कोर्ट में सिद्ध न हो जाए तब तक सारे विकास काम में भी अवरोध पड़े हुए हैं। चलिए जल्दी से विभाग की बात कर लेते हैं। मेरे विभाग में जब हर व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा घर हो तो रजिस्ट्री कराने जाता है। जब रजिस्ट्री कराने जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर इसमें बहुत काफ़ी क्रेज बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहा। इस कारण से इस बार 35 लाख डॉक्यूमेंट पंजीयन हुआ है। तो 35 लाख एक क्रेता, 35 लाख विक्रेता, लगभग इतना ही गवाह। तो 1 करोड़ लोग जाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर, वहाँ पर सुविधाएँ बहुत नहीं थी। हमने क्या किया कि पहले कि सभी रजिस्ट्री ऑफिस प्रयास हो कि ग्राउंड पर हो, ऊपर था, फर्स्ट सेकंड पर था, सबको नीचे जहाँ जगह मिल जाए नीचे करवा रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति कोई रिक्वेस्ट करता है तो बिना किसी चार्ज लिए हमारे रजिस्ट्री विभाग के व्यक्ति नीचे आकर के लैपटॉप लेके आकर सारा डॉक्यूमेंट करा लेगा, ताकि बुजुर्ग अधिवक्ता को, क्रेता विक्रेता को ऊपर जाने की मजबूरी ना हो जाए। आज पूरी तरह जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते तो उसका मुआयना करते हैं, यह हो गया डिजिटल हो रहा है। यानी कि आप अपने मोबाइल चेक कर लें कि हज़रतगंज में कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ हमें खरीदना है, कौन इसका मालिक है, 20 साल के रिकॉर्ड चेक कर लेंगे मोबाइल पर अपने आप में। फिर आप जाते हैं वहाँ पर। नहीं, आपने ई स्टैंपिंग शुरू की, आपको लगता है कि ई स्टैंपिंग से जो हज़ारों करोड़ रुपए की बचत हुई? क्योंकि खरीद, आप जानते हैं कि ये स्टाम्प, जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं स्टाम्प लगता है, स्टाम्प होता है कागज़ वाला होता है, उसमें फर्जीगिरी होता है। कई बार कौन कौन घोटाला हो चुका है इसमें। अब उत्तर प्रदेश, हाँ, स्टाम्प पेपर घोटाला हुआ। अब क्या करिए, पूरी तरह से स्टाम्प की प्रिंटिंग खत्म, बंद कर दिया गया है। अब छपाई नहीं होगी। कुछ हमारे बचा रह गया 18 करोड़ का, इसमें वही खप जा रहा है। अब ये स्टाम्प होती है। अब आपके सादे पन्ने पर हमने मान लिया आपको स्टाम्प लेना है 2 लाख का, तो 2 लाख रुपए के स्टाम्प का मोहर लग जाएगा सादे पन्ने पर, ये 2 लाख की हो गई। तो पूरा कर दिया ई स्टाम्प के साथ नया कर दिया, अब डिजिटल स्टाम्प कर दिया है। यानी जब बैंक लोन पास करता है तो वहाँ स्टाम्प लगाना पड़ता है, अब हो जाए डिजिटल जगह। ई स्टाम्प के बाद आपको डिजिटल पूरा केवल स्क्रीन आएगा, पेपर नहीं रहेगा उस पर। तो ये स्टाम्प, इससे क्या फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति एक बैंक से लोन लेता है और दूसरी जगह अप्लाई करता है तो वो क्लिक करके सामने आ जाए। कि अभी पूर्व में एक पूर्व मंत्री भी इसमें घोटाले पकड़े गए हैं कि 1200 करोड़ में। उन्होंने क्या किया था कि एक ही पेपर को लेके कभी इस यहाँ किए मार्ग, कभी यहाँ मार्ग, कभी एक ही रजिस्ट्री से 10 बैंक से लोन ले लेते। तो अब ख़त्म हो गया। अब आपको डिजिटल स्टाम्प, डिजिटल लोन और डिजिटल कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। आप जो लोन लेंगे तो सभी बैंक को खबर जाए कि यह पेपर यहाँ मार्गेज किया गया है, दोबारा उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो बैंक गारंटी होती है, बैंक गारंटी में जो पेपर रखेंगे आप, वो तुरंत बाकी 23 बैंक को खबर लग जाएगा कि बैंक में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आपने ये सब कर दिया, उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि वकीलों की आपने सारी कामकाज बंद कर दिए? इस देश में सभी का विकास, सबका विकास ये होता है, सबका विकास होगा, कंट्रोल करना। हाँ बिल्कुल करेंगे।
और अभी हम लोगों ने 4000 लोगों को हमने कहा 4000 लोग हमने अभी 4000 लोगों को ई स्टाम्प का हमने वेंडर बनाकर रोजगार दिया। जहाँ तक अधिवक्ता की बात है, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ, रजिस्ट्री दफ्तर में अधिवक्ता की प्रैक्टिस की कोई औचित्य नहीं बनता। मैं अधिवक्ता हूँ, वह सहयोग करते हैं, वह प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी, हम स्टाम्प एक्ट के तहत उनकी मजबूरी नहीं है। आप खुद बिना अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपको वकील को लेके आने की जरूरत नहीं है। आपके पास उस साइट पर जाइए, 13 पॉइंट है, क्रेता विक्रेता के नाम लिखा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, लोगों से अपील करता हूँ कि आप जाकर साइट पर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सीधे वहाँ से प्रिंट निकालिए और लेके पहुँच जाइए, उसमें किसी का रास्ता नहीं है। आपने प्रधानमंत्री का एक जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है 2022 तक सबको आवास, उसके लिए काफ़ी काम किया, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, और मलिन बस्तियों को रियल एस्टेट से मिल करके डेवलप। और यही नहीं है, जिन लोगों को हम लोग जिन लोगों गरीब लोगों को आवास दे रहे हैं, उस पर खरीदने वाला स्टाम्प देता है, ये स्टाम्प पूरा फ्री है जी। और एक बात मैं बता दूँ आपके माध्यम से, अयोध्या में राम जन्मभूमि बन रहा है। ट्रस्ट के लोगों ने यह रिक्वेस्ट किया कि हम सरकारी धन नहीं लेंगे, वह लोगों के समर्पण राशि से मंदिर का विकास करने जा रहे हैं। समर्पण राशि में ज़मीन खरीदी जा रही है। सरकार यूपी गवर्नमेंट 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट करने वाले फैक्ट्रियों पर स्टाम्प को फ्री करता है, यानी स्टाम्प छोड़ देता है। अगर आप कोई फैक्ट्री चाहते हैं लगाने के लिए जहां 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो ये मान करके कि 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, रोजगार मिलेगा, टैक्स मिलेगा, कमाई हो जाएगी, तो वहाँ पर छूट है 10 करोड़ रुपये में। लेकिन राम जन्मभूमि मंदिर में अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो वहाँ स्टाम्प की छूट न लिया गया है न दिया गया है। यानी सरकार के ट्रस्ट के उन्होंने कहा कि सरकार का हमें धन नहीं चाहिए, तो चाहते तो स्टाम्प फ्री भी कर सकते, लेकिन उनको स्टाम्प पूरा दिया जा रहा है। पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। हाँ, आप जानते हैं कि हर साल सर्किल बढ़ता था, लेकिन जब माननीय योगी जी आए, मुख्यमंत्री बने और माननीय प्रधानमंत्री जी आए, तो उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में सर्किल बहुत अधिक बढ़ाया गया है। हर आदमी का सपना होता है कि मैं मकान ले लूं, और इतना अधिक सर्किल बढ़ा दिया गया था कि जो उसकी रियल वैल्यू से कहीं अधिक था। आपको नहीं लगता कि आप तो कह रहे हैं कि इसलिए नहीं बढ़ाया गया जिससे कि रियल एस्टेट को बूम मिल सके? 2 पक्ष इसके थे। एक पक्ष रखा गया था कि वह गरीब आदमी जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो वह प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख रुपए है, लेकिन सर्किल रेट 12 लाख रुपए था, तो इसको रुकर बढ़ाया गया। दूसरा, ये जो हमारे पास उद्यमियों को प्रमोट करने के लिए जो ये बिल्डर्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए सरकार ने इसको भी रोका कि सर्किल नहीं बढ़ेगा। और निबंधन शुल्क जो 2% लगता था अखिलेश कार्यकाल में, वह 1 कर दिया गया। चलिए, वक्त खत्म हो चला है, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि 4 साल भी आपकी सरकार के पूरे हो रहे 19 मार्च को। आप सब लोग जब सत्ता के परिवर्तन करते हैं तो कुछ नई अपेक्षाएं करते हैं, और आप देख रहे हैं कि माननीय योगी जी के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के, माहौल से लेकर के, विकास से लेकर के ये सारे काम हुए। जितना संकल्प में कहा गया था वह सारे वादे आज पूरे किए हैं माननीय योगी जी। टाइम था 5 साल का, लेकिन संकल्प हमने 4 साल में पूरा किया है। क्या आप संभावना बता रहे हैं कि और क्या करेंगे 1 साल में? अब हम सब, हमारे पास जो 1 साल का है वह नई विकास की ओर जा रहे हैं हम लोग, और उत्तर प्रदेश में उद्योग की तरह से किसानों की आय दोगुनी हो जाए, रोज़गार मिले, नौकरी मिले। और आपसे अपील है कि आप भी पढ़ लिख करके आइए, सरकार के इस विज़न में अपने उद्यम के माध्यम से, खेती के माध्यम से और रोजगार मदद से सपोर्ट करिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये है रविंद्र जायसवाल जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो बता रहे हैं कि 4 साल में, जो 5 साल का बात था वो 4 साल में ही पूरा कर लिया गया, और अगला 1 साल तो बोनस के तौर पर होगा। जो सरकार ने वादे नहीं किए थे वो भी पूरे किए जाएंगे। अब हम एक बार फिर से आपके साथ बैठेंगे 5 साल पूरे होने पर, और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विकास की गति कहाँ तक पहुँची। आप हमें दीजिए इजाज़त, हमारी टीम के साथ में हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।